सो नेक्स्ट है यहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया। सो एग्रीकल्चर की जो डेवलपमेंट इंडिया में कैसे हुई कैसे नहीं, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे यहाँ पे। सो 2001 में जो 53% पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड किया करती थी, ठीक है। और यहाँ पे जो 57% इसकी ज़मीन थी वो किसके लिए इस्तेमाल की जाती थी, वो क्रॉप कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल की जाती थी। जो पूरे वर्ल्ड का अगर शेयर देखा जाए वो कितना था, पूरा 12% था ये पूरे विश्व का। सो यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा था इंडिया में, ठीक है। अगर तो यहाँ पे ह्यूमन रेशो, लैंड ह्यूमन रेशो देखा जाए तो कितना था यहाँ पे 0.31 हेक्टेयर पर पर्सन, ठीक है। अगर तो यहाँ पे विश्व में देखा जाए तो विश्व में कितना है 0.59 हेक्टेयर पर पर्सन। सो यहाँ पे इतना ज़्यादा कम है। क्यों कम है यहाँ पे? ऑब्वियस यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और ये डे बाय डे बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया का एरिया है, ठीक है, जो इंडिया का साइज़ है वो बहुत छोटा है। अगर देखा जाए, अगर चाइना के साथ हम कंपैरिजन करते हैं, सो चाइना ऑब्वियस फर्स्ट नंबर पे है पॉपुलेशन में, लेकिन जो चाइना का एरिया है वो बहुत बड़ा है इंडिया से, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा खेती के ऊपर यहाँ पे प्रेशर देखा जाता है। और यहाँ पे जो पर पर्सन यहाँ पे देखा जाता है वो भी क्या है, बहुत कम है अगर अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड लेवल के ऊपर हम देखते हैं। सो पर पर्सन यहाँ पे 0.59 हेक्टेयर आना चाहिए, लेकिन इंडिया में कितना है 0.31 हेक्टेयर पर पर्सन। सो यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपनाया गया था डेवलपमेंट के लिए, सो ये भी देख लेते हैं। सो इंडियन एग्रीकल्चर ने यहाँ पे बहुत ही निराशाजनक परफॉर्मेंस थी इसकी जो फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी थी, ठीक है, सो 1950 तक। सो यहाँ पे बहुत सारे ड्राउट्स की बहुत ज़्यादा समस्या थी, सूखे की, और यहाँ पे, ठीक है, फेमाइंस, ड्राउट्स, यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या थी। सो जिसके कारण यहाँ पे इंडिया जूझ रहा था इससे। सो पार्टीशन के दौरान यहाँ पे जो 1/3 इरिगेटेड लैंड थी, यानी कि 33% जो लैंड थी वो पाकिस्तान में चली गई थी। ओनली 66% जो लैंड थी वो इंडिया में बची थी। अब यहाँ पे इंडिपेंडेंस के बाद सो गवर्नमेंट ने यहाँ पे अलग अलग स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे अपनाया, फूड ग्रेन्स जो प्रोडक्शन थी उसको इंक्रीज करा। सो यहाँ पे कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज को अपनाया गया? तो पहली स्ट्रैटेजी थी, पहले यहाँ पे जो कैश क्रॉप्स थी उसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैदावार की जाती थी, बाद में उसको यहाँ पे कन्वर्ट करके फूड क्रॉप्स ने ले ली थी। जैसे कैश क्रॉप्स हो गया, जैसे कॉटन, जूट, ठीक है, इनको यहाँ पे कन्वर्ट करके जैसे वीट हो गया, राइस हो गया। सो ये फसलों के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाने लगा। सेकंड था यहाँ पे इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग, मतलब कि यहाँ पे जो क्रॉपिंग थी यानी कि फसलों को यहाँ पे ज़्यादा उगाना। जैसे पहले एक साल में 2 फसलों को उगाया जाता था, 1 या 2 को, बाद में उसको 3 कर दिया गया। सो ऐसे में यहाँ पे जो क्रॉप्स की पैदावार थी, प्रोडक्शन थी, उसको भी इंक्रीज़ करा गया। थर्ड था यहाँ पे जो कल्टिवेटेड एरिया था उसको यहाँ पे इंक्रीज़ करा गया, मतलब कि जो खाली एरियाज पड़े हुए थे, कल्टिवेबल लैंड और फैलो लैंड, ठीक है, उनको भी यहाँ पे कल्टिवेटेड एरियाज में इंक्लूड करा गया, और बाद में ऐसे में जो कल्टिवेटेड एरिया था वो इंक्रीज़ हुआ, ठीक है। सो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो फैलो लैंड है वो क्या होती है, ठीक है, और उसका जो टाइम पीरियड मैंने पहले बताया था। सो आई होप आपको पता होगा। सो ये आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। सो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो स्ट्रैटेजीज ये अपनाई गई थी, इसमें बहुत ज़्यादा मदद मिली फूड ग्रेन्स को यहाँ पे बढ़ाने में, लेकिन यहाँ पे जो ड्राउट की समस्या आई, ठीक है, मिड 1960s में, जिसकी वजह से यहाँ पे फूड क्राइसिस बहुत बड़ा यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा, जनरेट हुआ 1960s के दौरान, जैसे 1964-65 के दौरान, ठीक है, वो ऐसे में ड्राउट्स आए थे। सो ऐसे में इंडिया को जो फूड ग्रेन्स है वो इंपोर्ट करने पड़े थे दूसरी कंट्री से, यूएसए से, ठीक है। सो हमने यहाँ पे जो इंदिरा गांधी के समय में इंडियन जो पॉलिटिक्स थी क्लास 12th की, उसमें मैंने डिटेल में बताया था, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी उन्होंने यहाँ पे इंपोर्ट करा यूएसए से, और ऐसे में यूएसए ने कंडीशंस रखी थी जिसके कारण यहाँ पे डॉलर के जो रेट थे वो इंक्रीज़ हो चुके थे, ठीक है। सो ये सभी समस्याएं यहाँ पे सेम थी उस समय में जो आई थी इंदिरा गांधी की सरकार के समय में। सो यहाँ पे उसके बाद जो नई वैरायटी थी सीड्स की, बीज की जो नई वैरायटी थी वीट की, ठीक है, जो कनक की मैक्सिको, और यहाँ पे जो राइस की जो फिलीपींस वाली, सो इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में भी, ठीक है, जो यहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी वाले जो बीज हैं।
सो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करा गया। इसके साथ जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं इसको भी इंट्रोड्यूस करा गया पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, आंध्र प्रदेश, गुजरात में। सो जब इसको यहाँ पे यूज़ करा गया इंडिया में इन स्टेट्स में, जिसके कारण यहाँ पे फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है वो बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पे इंक्रीज़ हुई। सो इसके कारण यहाँ पे जो एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला, जिसके कारण इसको ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है, हरी क्रांति के नाम से। ठीक है, सो आई होप आपको इसके बारे में पता होगा। सो यहाँ पे ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था कुछ स्टेट्स में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, बाद में, लेकिन जो अदर स्टेट्स के कंपैरिजन में यहाँ पे गैप है जो वो बहुत बड़ा इंक्रीज़ हो चुका था। ठीक है, लाइक यहाँ पे कुछ स्टेट्स में यहाँ पे मशीनरी प्रोवाइड की गई थी, जो बहुत उच्च क्वालिटी के बीज थे उनको प्रोवाइड किया गया था, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनको प्रोवाइड करा गया था। ठीक है, सो ऐसे में जो कम्युनिटी थी उनके बीच में भी जो गैप था वो इंक्रीज़ हो चुका था। मतलब कि जो अमीर थे किसान वो और ज़्यादा अमीर हो गए, जो गरीब थे वो और ज़्यादा गरीब हो गए। दोनों में यहाँ पे कम्युनिटी में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला। उसके बाद 1970s जो 70 का दशक था उसमें टेक्नोलॉजी को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैलाया गया था, ईस्टर्न पार्ट में जो कंट्री इंडिया का और जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे। सो इसके कारण भी, लेकिन यहाँ पे जो अंतर था वो अभी भी रिमूव नहीं हुआ था, जो पहले यहाँ पे इंक्रीज़ हो चुका था। अब यहाँ पे 1988 की बात है, प्लानिंग कमीशन ने यहाँ पे एग्रो क्लाइमेटिक गोल यहाँ पे बैलेंस को क्रिएट करने में, एग्रीकल्चर जो डेवलपमेंट थी उसको एक बैलेंस क्रिएट करने में यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे प्लानिंग या एग्रीमेंट इन्होंने किए। ये जो इनके द्वारा यहाँ पे प्लान रखे गए थे, इनका मेन एजेंडा क्या था? इन्होंने यहाँ पे ज़्यादा फोकस करा, ज़्यादा जोर दिया डेयरी फार्मिंग के ऊपर, पोल्ट्री के ऊपर, हॉर्टिकल्चर होता है जो पौधों के रिलेटेड होते हैं, और यहाँ पे जो पशुओं के ऊपर, ठीक है, कैटल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना, एक्वाकल्चर यहाँ पे जहाँ पे फिशिंग वगैरह की जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे खेती के साथ इनके ऊपर भी यहाँ पे फोकस दिया गया, और यहाँ पे इनकी जो स्किल्स हैं उनको भी यहाँ पे इंक्रीज़ करा गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट एंड टेक्नोलॉजी। अब कैसे यहाँ पे एग्रीकल्चर में ग्रोथ देखने को मिली। सो यहाँ पे मेनली 3 फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शंस के ऊपर। ठीक है, सो यहाँ पे देख लेते हैं सो कैसे इम्प्रूवमेंट हुई टेक्नोलॉजीज़ के यहाँ पे जो लास्ट 50 ईयर्स थे, ठीक है, बाद वाले। सो यहाँ पे फर्स्ट था कि जो प्रोडक्शन थी राइस में और वीट में यहाँ पे बहुत बड़ा इंक्रीज़ देखने को मिला, और इसी के साथ में जो यहाँ पे चावल और कनक की खेती में उछाल देखने को मिला, इसके साथ में जो अदर क्रॉप्स थी जैसे शुगर केन हो गया, ऑयल सीड्स हो गया, कॉटन हो गया, इसमें भी बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला। मतलब कि ज़्यादा फोकस इनके ऊपर भी करके चलते जा रहे थे। दूसरा यहाँ पे फैक्टर क्या था? इरिगेशन स्ट्रक्चर। इरिगेशन स्ट्रक्चर को भी यहाँ पे इंक्रीज़ किया गया। सो इसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया, जैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी दी गई उनको, जैसे कि हाई यील्ड वैरायटी के जो बीज थे उनको, केमिकल फर्टिलाइज़र हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, फार्म मशीनरी हो गया, ये सभी चीज़ों को भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। ठीक है, इरिगेशन सिस्टम में भी सुधार यहाँ पे किया गया। ठीक है, जो पानी की व्यवस्था वगैरह जो होती है, सिंचाई। सो यहाँ पे जो नेट इरिगेटेड एरिया था कंट्री में वो इंक्रीज़ हो चुका था यहाँ पे इस दशक में आके। अब यहाँ पे जो थर्ड था, जो केमिकल फर्टिलाइज़र था, उसका जो इस्तेमाल वो 15 गुना बढ़ चुका था अब इस समय में आके। 2001 और 2 की अगर में देखा जाए तो जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स की खपत थी, कंजम्पशन थी इंडिया में, वो कितनी थी? 91 kg पर हेक्टेयर। मतलब कि ये जो पेस्टिसाइड वगैरह हैं, 1 हेक्टेयर एरिया में हम 91 kg यहाँ पे डाल रहे थे। ठीक है, इंडिया की जो बात है। लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड में जो कहा गया था, ठीक है, विश्व में जो इस्तेमाल किया जा रहा था पर हेक्टेयर में 90 kg, मतलब कि आलमोस्ट हम सेम ही थे। ठीक है, लेकिन 2 स्टेट्स को छोड़कर। लेकिन यहाँ पे जो पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे जो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा था वो इससे 3-4 गुना ज़्यादा यहाँ पे किया जा रहा था। मतलब कि यहाँ पे 1 हेक्टेयर में 300 से लेके 400 किलो यहाँ पे पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जा रहा था यहाँ पे 1 हेक्टेयर में। अब ऐसे में अगर हम ज़्यादा यहाँ पे कीटनाशक दवाइयाँ डालेंगे, अब जो हमें खाने को मिलेगा, ठीक है, वो भी क्या होगा? एक तरह से जहर ही होगा, जिसके कारण यहाँ पे
कुछ समय बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो ज़मीन की फर्टिलाइजिंग पावर है, उपजाऊ शक्ति है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। बाद में यहाँ पे जितना मर्जी जो खाद है, नेचुरल खाद है, जितना मर्जी यहाँ पे डालें, लेकिन यहाँ पे जो इसकी फर्टिलाइजिंग पावर है वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल ही डिक्रीज़ हो जाएगी। मतलब कि यहाँ पे ये प्रोडक्शन के लायक बिल्कुल भी नहीं रहेगी जो ज़मीनें हैं यहाँ पे पंजाब और हरियाणा की, अगर ऐसे ये चलता रहा तो सिस्टम। सो यहाँ पे प्रॉब्लम्स देख लेते हैं इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या आई थी। सो डिपेंडेंस ऑन इरेटिक मानसून। सो मेनली यहाँ पे मानसून के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहते हैं लोग, ठीक है। सो देख लेते हैं। इरिगेशन यहाँ पे जो कवर करता है 33% कल्टीवेटेड एरिया इंडिया में कवर करता है, ठीक है। यहाँ पे जो सिंचाई व्यवस्था है, जो पानी दिया जाता है ट्यूबवेल से। अब यहाँ पे जो बाकी का बचा 67% हिस्सा है, रेस्ट ऑफ द कल्टीवेटेड लैंड, वो डायरेक्टली बारिश के ऊपर यहाँ पे डिपेंड करते हैं। अब यहाँ पे जो पुअर परफॉर्मेंस है साउथ वेस्ट मानसून की, जो आते हैं राजस्थान में जो बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। और यहाँ पे जो बुरा प्रभाव यहाँ पे देखने को मिलता है केनाल वाटर, ठीक है। यहाँ पे जो इरिगेशन पर्पस के लिए अब वो पानी यूज़ नहीं कर पाएंगे, जो इनकी नहरें होती हैं वो खाली ही रहती हैं। और यहाँ अगर कोई किसी एरिया के ऊपर ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, अब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे, उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे। मतलब कि ज़्यादा बारिश हो रही है तो वहाँ पे ड्राउट की समस्या होगी, ठीक है। ऑब्वियस अगर फ्लड आएंगे तो ड्राउट की समस्या डेफिनेटली होगी। सो वहाँ पे भी यहाँ पे जो खेती की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी। सो लो प्रोडक्टिविटी कैसे, अब यहाँ पे जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है कंट्री में वो क्या है, बहुत कम है अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। जो पर हेक्टेयर आउटपुट है ज़्यादातर, अगर कंपैरिजन किया जाए तो इसको जैसे राइस, वीट, कॉटन, ऑयल सीड्स इंडिया में, ठीक है, इसकी यहाँ पे जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा कम है अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो यूएसए, रशिया और जापान के साथ। सो यहाँ पे थर्ड है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंडेटनेस। सो यहाँ पे फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कमी के कारण या कर्जे में बहुत सारे किसान हैं जो डूबे हुए हैं, ठीक है। सो इनके बारे में भी यहाँ पे देख लेते हैं। सो यहाँ पे जो इनपुट्स हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर, मतलब कि अगर खेती करनी है तो यहाँ पे मशीनें होगी, जैसे बीज हो गए, ठीक है। सो इनके रख रखाव के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। सो एक तो यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे जो मीडियोकर्स हैं और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, इनकी जो सेविंग्स होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। मतलब कि जैसे इन्होंने खेती के ऊपर जो पैसा लगा रहे हैं, सिर्फ उसके साथ इनका जो डेली का खर्च है सिर्फ वही चलता है, इसके अदर वो एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो मीडियोकर्स होते हैं, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि जो इनकी सेविंग्स होती है वो सारी इसी में लग जाती हैं, ठीक है, फार्मिंग में, खेती में। सो यहाँ पे जो पैसा होता है वो एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं कर पाते। सो ऐसे में जो फार्मर्स होते हैं उनको कर्ज लेना पड़ता है इंस्टीट्यूशन से, ठीक है, जो बैंकिंग सेक्टर है या जो शाहूकार लोग होते हैं, मनी लैंडर्स होते हैं, उनसे कर्जा लेना पड़ता है। अब इसके बाद अब ऐसे तो है नहीं कि हाँ इनकी जो फसल है कर्जा लेने के बाद वो हमेशा 100% सही आएगी। सो ऐसे में कंडीशंस हैं, अगर क्रॉप्स की यहाँ पे फेलियर हो जाए, मतलब कि अच्छी क्रॉप्स ना हुई, ठीक है, या यहाँ पे एग्रीकल्चर से बहुत कम यहाँ पे मुनाफा हुआ, सो ऐसे में क्या होगा, ये कर्जे में फंस जाएंगे बिल्कुल ही, ठीक है। ऐसे में बहुत सारे किसान हैं जो आज के समय में इंडिया में वो कर्ज में ही डूबे हुए हैं। सो नेक्स्ट है यहाँ पे लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। यहाँ पे जो ज़मीन भूमि सुधार में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। सो जो इंडियन यहाँ पे भारत के किसान हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे शोषण किया जाता है, बहुत लंबे समय से यहाँ पे चलता आ रहा है ये सिस्टम एक्चुअल में। जैसे पहले हमने हिस्ट्री में जो लास्ट वाले चैप्टर्स थे 13th आई थिंक 14th जो चैप्टर्स थे, वहाँ पे मैंने ज़मींदारी के जो कंसेप्ट थे वहाँ पे एक्सप्लेन किए थे कि यहाँ पे जो छोटे किसान होते थे, जो शाहूकार या ज़मींदार लोग थे, उनसे वो ज़मीन को यहाँ पे ठेके पे ले लेते थे, उसके बाद वो यहाँ पे खेती करते थे। अब खेती कैसे करते थे, अब यहाँ पे वो खेती कर रहे हैं, खेती करने के बाद अब वो इसका खेती का इनको किराया भी दे रहे हैं, प्लस अब यहाँ पे जितनी प्रोडक्शन इसकी पैदावार होगी
उसका आधा हिस्सा इनको दे रहे हैं, आधा हिस्सा वो खुद ले रहे हैं। अब यहाँ पे ये जो शाहूकार लोग हैं, एक तो इनसे पैसे भी ले रहे हैं, दूसरा इनसे क्या कर रहे थे, वो आधा हिस्सा भी इनसे ले रहे थे। अब यहाँ पे जो बेचारे छोटे किसान थे वो तो मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनको तो यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा था। लेकिन जो ज़मींदार लोग थे वो घर बैठे बिठाए ही बहुत कुछ यहाँ पे कमा रहे थे। सो ऐसे इनका शोषण जो किया जा रहा था वो बहुत लंबे समय से ही चलता आ रहा है। सो आज़ादी के बाद यहाँ पे कुछ ज़मीन में सुधार करने की सोची सरकार ने, ठीक है। सो ऐसे में क्या क्या थे वो, सो ज़मीन में जो यहाँ पे सुधार थे कि यहाँ पे जो बड़े लोग हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, वो उनको आधा हिस्सा यहाँ पे छोटे जो किसान हैं उनको देना होगा, ठीक है। जिनके पास ऐसे लेट्स सपोज कि जिनके पास 1000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, वो क्या करेंगे, वो छोटे किसानों को यहाँ पे ज़मीन का टुकड़ा देंगे, उनको यहाँ पे खेती करने, वो भी यहाँ पे खेती कर सकें। लेकिन अब यहाँ पे ये जो शाहूकार लोग थे इन्होंने दूसरा रास्ता निकाल लिया। अब यहाँ पे जिनके पास 1000 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीनें थी, उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम करवाना शुरू कर दिया। इवन कि उन्होंने अपने जो एनिमल्स थे उनके, ठीक है, कोई पालतू जानवर थे उनके नाम भी वो ज़मीनों को करा देते थे। लेकिन वो अपना जो ज़मीन का हिस्सा था वो किसी को देना नहीं चाहते थे, ठीक है। सो ऐसे में यहाँ पे जो लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पे सरकार द्वारा लाए तो जा रहे थे, लेकिन उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट सही तरीके के साथ यहाँ पे नहीं किया गया था। और यहाँ पे जो स्मॉल फार्म साइज, ठीक है, यहाँ पे देखने को मिले, वो भी देख लेते हैं। अब यहाँ पे जो 60% से भी ज़्यादा फार्मर इंडिया में ऐसे हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर से भी कम में लैंड है। और इसी के साथ में यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग है ये डिक्रीज़ होती जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है। अब यहाँ पे जो 1 हेक्टेयर या इससे कम में ज़मीन है वो क्या होती है, उनके जो आगे वंश होते हैं, बच्चे होते हैं, उनमें वो डिवाइड हो जाती है, ठीक है। बाद में वो खेती लायक नहीं रहती। अब ऐसे में जो खेती का एरिया वो भी कम होता जा रहा है और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होती जा रही है, उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। लेकिन डिमांड को पूरा करने के लिए यहाँ पे रिसोर्सेज की कमी देखने को मिल रही है, ठीक है। सो बहुत बड़ा इशू है अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो। सो नेक्स्ट है यहाँ पे लैक ऑफ कमर्शलाइजेशन। सो इसमें क्या है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फार्मर्स ऐसे हैं जो फसलों को यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, उगा रहे हैं, लेकिन अपने खुद की पूर्ति के लिए, ठीक है, सेल्फ कंजम्पशन के लिए ही उसको उगा रहे हैं। सो ये जो फार्मर्स हैं इनके पास इतनी ज़्यादा यहाँ पे ज़मीनें नहीं हैं कि वो ज़्यादा खेती कर सके और दूसरों की भी यहाँ पे मदद कर सके, मतलब कि उनकी भी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। अब उसके बाद है यहाँ पे वास्ट अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब इसमें क्या है, यहाँ पे जैसे बहुत जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ज़्यादातर वो क्या होता है, यहाँ पे ठेके पे यहाँ पे बहुत बड़ा हिस्सा दिया जाता है। अब ऐसे में जो बहुत ज़्यादा लोग जो ठेके के ऊपर यहाँ पे ज़मीन ले लेते हैं, वहाँ पे खेती करते हैं। सो जो खेती करने का समय होता है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है खेती करने का, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे बीज बोना, पानी देना, उसके बाद यहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है 2 से 3 मंथ, ठीक है, महीने या ज़्यादा, वो क्या होते हैं, वो बिल्कुल ही यहाँ पे फ्री होते हैं, ठीक है, अनएम्प्लॉयड होते हैं। सो ऐसे में यहाँ पे अगर पूरा 1 साल का देखा जाए तो 4 से 8 महीने वो क्या अगर रहते हैं, वो बिल्कुल ही फ्री रहते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट है यहाँ पे डिग्रेडेशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड। सो यहाँ पे जो कल्टिवेबल लैंड है उसमें बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो उसमें कमी देखने को मिली है, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो कम होती जा रही है। सो यहाँ पे बहुत बड़ा जो एग्रीकल्चर लैंड है खेती के, उसमें की जो फर्टिलिटी पावर है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो चुकी है। उसमें जो एल्कलाइजेशन और सैलिनाइजेशन, यहाँ पे जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति उसमें कमी देखने को मिल रही है। मतलब कि जो कुछ ज़मीन है उसमें जो एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा है और कुछ ऐसी ज़मीन है जिसमें बेसिक की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। और इसी के साथ में जो वाटर लॉगिंग की समस्या, मतलब कि जो पानी का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। सो यहाँ पे जो एल्कलिनिटी और सैलिनिटी है ये अफेक्ट कर चुका है 8 मिलियन हेक्टेयर लैंड को। और यहाँ पे जो वाटर लॉगिंग है उसके कारण यहाँ पे जो 7 मिलियन हेक्टेयर लैंड है वो बिल्कुल ही उसकी फर्टिलिटी पावर ख़त्म हो चुकी है। इसके साथ में यहाँ पे जो एग्जेसिव यूज़ है केमिकल्स का, जैसे इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे जो मिट्टी के एलिमेंट्स वो बिल्कुल ही जहरीले हो चुके हैं, ठीक है। और क्या कारण हो सकते हैं, सॉयल इरोजन, ठीक है, जो
मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है, जैसे फ्लड आ जाता है उसके कारण पानी के साथ, या जो हवाएं चलती हैं उसके कारण, ठीक है। सो इसको रोकने का कारण क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाने चाहिए, जहाँ जो यहाँ पे ये जो पेड़ पौधे हैं इनकी जो जड़ें हैं उस मिट्टी को, जो टॉप सॉइल है उसकी जो उपजाऊ मिट्टी है उसको वहीं पे पकड़ के रखें, एक जगह से दूसरी जगह ना जाए। सो ऐसे में सॉइल इरोजन भी बच पाएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है।